Good morning. So today we are going to discuss a new topic of climatology, and that is the circulation of water in the atmosphere. वायुमंडल में किस तरीके से पानी का सर्कुलेशन हो रहा है, हम लोगों ने देखा किस तरीके से एयर का सर्कुलेशन हो रहा है। उसमें विंड्स पढ़ा था कि जो परमानेंट विंड्स हैं, जो ट्रेड विंड्स हैं, जो वेस्टर्लीज हैं, जो ईस्टर्लीज हैं, और जो टेम्पररी विंड्स हैं, जो मानसून हैं, वैली एंड माउंटेन ब्रीज हैं, जो माउंटेन एंड वैली ब्रीज हैं, जो लैंड एंड सी ब्रीज हैं, या जो लोकल विंड्स हैं, वो सर्कुलेशन ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर था। अब हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर। वाटर मीन्स द लिक्विड फॉर्म, क्योंकि गैसेस जो है वो एक फॉर्म है मैटर का, वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म। तो अब ये वाटर अगर हम देखें तो वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड इन द एटमॉस्फेयर दैट एटमॉस्फेयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। लेकिन ये बोला था उसमें कि बहुत कम परसेंटेज सॉलिड एंड लिक्विड का भी होता है। लिक्विड मीन्स यही वाटर, और सॉलिड जो डस्ट पार्टिकल्स हैं बहुत कम परसेंटेज होता है, इसीलिए उनको एरोसोल्स भी बोलते हैं, इम्प्योरिटीज ऑफ एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं। तो पानी का प्रतिशत बहुत कम है, मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 4% है पूरे एटमॉस्फेयर में। लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वायुमंडल में जो बादल बनते हैं, जो क्लाउड्स बनते हैं, वो वाटर से ही बनते हैं। वायुमंडल में जो कंडेंसेशन होता है, जो हम कहें ड्यू, फॉग, ओस, कोहरा, ये सब धुंध, ये सब चीजें जो हैं ये वाटर के कारण ही होती हैं। और जो प्रेसिपिटेशन होता है वो भी वाटर के कारण ही होता है। इसका मतलब यह है कि जो सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका प्रतिशत कम हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और क्या होता है ये वाटर जो वायुमंडल में होता है, उसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। द amount of water vapors present in the atmosphere is known as humidity, आर्द्रता। कि वायुमंडल में कितना वाष्प के कण मौजूद हैं, इसी को हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब ये जो सर्कुलेशन ऑफ वाटर होता है, ये कितने तरीके से होता है, ये सब नाम आप लोगों को पता होने चाहिए और पता है भी। कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, sublimation, precipitation, वाष्पीकरण कौन सी प्रक्रिया है? जिसमें कि ये जो पानी है किसी भी नदी में या समुद्र में या कुएं में या तालाब में, ये सूर्य की किरणों के कारण वाष्पीकृत हो जाता है और ऊपर वायुमंडल में चला जाता है। इसका मतलब ये जो लिक्विड है, जो जल है, ये किसमें कन्वर्ट हो गया? गैस में। तो लिक्विड से गैस के बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। समुद्र में वाष्पीकरण की प्रक्रिया से वाटर वेपर्स बन जाते हैं। अब दूसरा है कंडेंसेशन। ये जो गैस ऊपर गई हुई थी, जिसको हम वाटर वेपर्स बोलते हैं, कंडेंसेशन की प्रक्रिया में ये गैस जो है, वाटर वेपर जो ये जमीन पर आ जाते हैं और गैस से ये लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। तो लिक्विड टू गैस इज वेपरेशन एंड गैस टू लिक्विड इज कंडेंसेशन। संघनन बोलते हैं हिंदी में। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सॉलिड से सीधे, ये सॉलिड है, जैसे मान लीजिए कि ये आइस है, और वो सीधे गैस में, वाटर वेपर्स में परिवर्तित हो गए। तो सॉलिड टू गैस, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। प्रेसिपिटेशन भी हम लोगों को पता है कि प्रेसिपिटेशन वो प्रक्रिया है जिसमें जो क्लाउड्स हैं, वो क्लाउड कैसा हो सकता है? हर फॉर्म में हो सकता है। क्लाउड लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, क्लाउड में लिक्विड के अलावा गैस पार्टिकल्स भी, वाटर वेपर्स भी हो सकते हैं, और इसमें सॉलिड भी हो सकता है। क्लाउड में पानी तीनों रूप में मिल सकता है, सॉलिड के रूप में, गैस के रूप में, लिक्विड के रूप में। अब ये तीनों रूप में जो पानी मिल रहा है क्लाउड्स में, वो साइज में इतना बड़ा हो जाए कि वो और सरफेस पे गिर जाए, और सरफेस पे। तो दिस इज नोन एज
precipitation. So these are various processes of these are various processes of water circulation into the atmosphere. Evaporation is one process, वाष्पीकरण की प्रक्रिया एक है. Condensation is another process, जो संघनन की प्रक्रिया है ये एक है. जो सब्लिमेशन है वो एक प्रक्रिया है, और जो प्रेसिपिटेशन है, जो बरसात होती है, वो एक प्रक्रिया है. ये विभिन्न प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा वायुमंडल में वाटर का सर्कुलेशन होता रहता है. अब हमने आप लोगों को डिफाइन किया है कि ह्यूमिडिटी क्या है, और ये बताया है कि ह्यूमिडिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इनटू द एयर. ह्यूमिडिटी, आर्द्रता. हम लोग बातचीत में, आम बोलचाल की भाषा में ये प्रयोग करते हैं कि आज बहुत ह्यूमिड है मौसम, आज मौसम में बहुत ही ज्यादा ह्यूमिडिटी है. तो ह्यूमिडिटी मैंने क्या बताया कि जो वायु में जो वाष्प के कण होते हैं उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं. एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो है वो गैस के रूप में हो, वो सॉलिड के रूप में हो या लिक्विड के रूप में हो, जो भी वायुमंडल में है, दैट इज नोन एज ह्यूमिडिटी. अब ह्यूमिडिटी को हम लोग नापते कैसे हैं? एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे तापक्रम नापने के लिए देयर इज थर्मोमीटर, ह्यूमिडिटी नापने के लिए देयर इज हाइग्रोमीटर. दिस इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर्स द ह्यूमिडिटी. अब ह्यूमिडिटी तीन तरीके की मुख्य रूप से होती है. एक तो ड्यू पॉइंट, आप सब जानते होंगे, ओसांक बिंदु, और सेचुरेटेड पॉइंट. व्हाट इज ड्यू पॉइंट? ड्यू पॉइंट और सेचुरेटेड पॉइंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. द टेम्परेचर एट विच एयर इज फुल्ली सेचुरेटेड विद वाटर वेपर, वह तापक्रम, जिस तापक्रम पे की हवा, जैसे ये एक हवा है, मान लीजिए ये हवा है, दिस इज एयर, या आप ये समझिए ये एक स्पंज का टुकड़ा है. स्पंज के टुकड़े में 1 लीटर पानी आ सकता है, वो सोख सकता है स्पंज का टुकड़ा, मैक्सिमम 1 लीटर. तो 1 लीटर पानी अगर ये स्पंज का टुकड़ा सोखे हुए है तो हम ये बोलेंगे कि स्पंज का टुकड़ा फुल्ली सेचुरेटेड है. जैसे रसगुल्ला है, वो पूरा चाशनी में डूबा हुआ है. अब अगर ये इस स्पंज में 1 लीटर पानी आ सकता है, लेकिन इसमें 100 ग्राम ही पानी है, तो हम बोलेंगे ये स्पंज का टुकड़ा क्या है? अनसेचुरेटेड है. वैसे ये एयर है, इस एयर में 1 लीटर पानी आ सकता है, और अगर 1 लीटर पानी इसमें आ सकता है मैक्सिमम, और 1 लीटर पानी है, तो हम बोलेंगे इट इज फुल्ली सेचुरेटेड. और अगर इसमें 100 ml पानी है, तो हम बोलेंगे दिस इज अनसेचुरेटेड. अब अगर इस एयर में जो भी वॉल्यूम इसका है ए, इस ए वॉल्यूम में इसमें अगर 1 लीटर पानी आ सकता है, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो इसकी सेचुरेशन पॉइंट बढ़ जाएगा, जल ग्रहण धारण करने की शक्ति उसकी बढ़ जाएगी. इसका मतलब यह है कि द एयर विच आर हैविंग हाई टेम्परेचर, देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर इज मोर देन द एयर विच इज कोल्ड इन नेचर. ये हवा है ए, टेम्परेचर ए पे, तो यही चीज, और अगर इसकी जल ग्रहण शक्ति 1 लीटर है, तो यही ए अगर टेम्परेचर ए प्लस प्लस कर दिया जाए, इसका तापक्रम बढ़ा दिया जाए, तो इसका वॉल्यूम ए प्लस प्लस हो जाएगा. और जैसे ही वॉल्यूम ए प्लस प्लस हो जाएगा, ये 1 लीटर से ज्यादा वाष्प के कणों को धारण करेगा. इसका मतलब विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर the volume of the gas will increase, and with the increase in the volume of the gas, the water holding capacity of the gas will increase. इसका मतलब यह है कि तापक्रम बढ़ने से गैसेस में जल ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती जाती है. इसीलिए गर्मी के दिनों में जब अपने यहाँ की हवा गर्म होती है,
तो आप देखिएगा हम लोग को ह्यूमिडिटी लगती है। जाड़े के दिनों में जब हवा ठंडी रहती है तो किसी को भी ऐसा नहीं लगता अरे आज तो मौसम बड़ा चिपचिपा हो रहा है, आज तो बड़ी उमस लग रही है। कोई भी नहीं बोलता है कि आज बड़ा ह्यूमिड है, क्योंकि उसकी जल ग्रहण करने की शक्ति बहुत ही कम होती है। ये बहुत कॉमन सी चीज है। तो ड्यू पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच द एयर मास इज फुल्ली सैचुरेटेड विद वाटर। इसका मतलब जैसे ही टेम्परेचर घटाया जाएगा कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा, संघनन शुरू हो जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यू पॉइंट। सैचुरेटेड पॉइंट क्या है? इफ द एयर इज फुल्ली सैचुरेटेड विद वाटर, जितनी जल ग्रहण करने की शक्ति है उसकी, उतना उसने जल ग्रहण किया हुआ है, तो उसको हम लोग सैचुरेटेड वाटर बोलते हैं। और जिस तापक्रम पे वो होता है उसको हम लोग सैचुरेटेड टेम्परेचर बोलते हैं। अब ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन वाली हैं, इसलिए इसको दिनचर्या के दैनिक चीजों के प्रयोग से हमेशा बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि क्या होता है और ये सब चीजें क्या हैं। अब ये मान लीजिए कि ये गैस है, ये वॉल्यूम गैस है, एक टेम्परेचर पे है, ये दिस इज फुल्ली सैचुरेटेड। फुल्ली सैचुरेटेड मतलब जितना जल ग्रहण करने की शक्ति है उतना उसने ग्रहण किया हुआ है। ए वॉल्यूम है गैस का, ए इज द वॉल्यूम। एक टेम्परेचर एक्स पे फुल्ली सैचुरेटेड है, फुल्ली सैचुरेटेड विद वाटर। अब इसका अगर हमने टेम्परेचर घटा दिया, टेम्परेचर एक्स माइनस कर दिया, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इसका टेम्परेचर घटा दिया तो वॉल्यूम क्या होगा? घट जाएगा। हम भी जाड़े के दिनों में वॉल्यूम घट जाता है, गर्मी के दिनों वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब जब हमने इसका वॉल्यूम टेम्परेचर घटा दिया तो वॉल्यूम घट गया। हमने जैसे ही वॉल्यूम घटाया कंडेंसेशन शुरू हो गया, क्योंकि वो फुल्ली सैचुरेटेड था। आप देखिए रसगुल्ला चाशनी से आप निकालते हैं, अगर वो चाशनी में पूरा डूबा हुआ है तो जैसे ही उसका आप वॉल्यूम रसगुल्ले का घटाएंगे उसमें से चाशनी निकलने लगेगी। जो लोग डायबिटिक होते हैं वो ऐसे ही खाते हैं। अब बिकॉज this A volume of gas is fully saturated at temperature X, अगर हम इसका तापक्रम कम करेंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा, और वॉल्यूम घट जाएगा तो उसमें से जो पानी भरा हुआ था, क्योंकि उसका आयतन घट गया, स्पंज को भी दबाएंगे तो उसमें से पानी गिरने लगेगा। उसको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं, उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। अब हो क्या रहा है कि कितने तरीके की ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी हमने ये बताया कि द moisture in the air is known as humidity. The water content of the air is known as humidity. पहली तो है absolute humidity. Second, relative humidity. Third, specific humidity. जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी किसी भी स्थान पर जो ये हवा है, ये हवा है, तो इसमें वास्तव में क्या वाटर वेपर है? दैट इज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, दैट इज द रियल ह्यूमिडिटी। वास्तव में इस हवा पर किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी स्थान पे जो वाटर वेपर्स हैं, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। या हम यूं कह सकते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में किसी भी जगह पर, किसी भी तापक्रम में, किसी भी समय पर जो भी उसमें वाष्प कण मौजूद हैं, जो भी उसमें पानी के कण मौजूद हैं, जो भी उसमें मॉइस्चर कंटेंट मौजूद है, उसको हम उसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या रियल ह्यूमिडिटी बोलते हैं, वास्तविक आर्द्रता। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यह है कि किसी निश्चित वजन में किसी भी जगह पर एक निश्चित तापक्रम में जो उसमें वाष्प के कण होंगे उसको हम लोग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो ये अगर हमने बोला यूनिट वॉल्यूम, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो गई? यूनिट वेट। मतलब निश्चित भार में किसी भी समय पर, किसी तापक्रम में जो उसकी आर्द्रता होगी उसको हम लोग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब एक आ गया टर्म रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी टू द मैक्सिमम ह्यूमिडिटी।
मतलब किसी गैस की जो मैक्सिमम ह्यूमिडिटी हो सकती है, जल ग्रहण धारण करने की जो मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी हो सकती है, उसका और जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, इन दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इट इज द रेशियो ऑफ रियल ह्यूमिडिटी टू द मैक्सिमम ह्यूमिडिटी। इस तरीके से तीन तरीके की ह्यूमिडिटी हुई: वास्तविक आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता और स्पेसिफिक आर्द्रता। अब इसके बाद से आता है कंडेंसेशन, संघनन। अब मान लीजिए कि ये गैस है, ए वॉल्यूम है इसका, और ये मॉइस्चर जो है इसमें एक्स है, सैचुरेटेड, इट इज फुल्ली सैचुरेटेड। अब अगर हम टेम्परेचर घटा दें, अगर ये टेम्परेचर एक्स पे है, टेम्परेचर एक्स पे अगर हमने टेम्परेचर घटा दिया, एक्स माइनस माइनस कर दिया, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वॉल्यूम घट जाएगा तो सैचुरेशन, जो भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी वह क्या होगी? घट जाएगी। तो जो भी वाटर वेपर थे, क्योंकि ये फुल्ली सैचुरेटेड है, वो नीचे आ जाएंगे, कंडेंसेशन हो जाएगा। इसका मतलब एक कंडेंसेशन कैसे होगा? संघनन की प्रक्रिया तापक्रम घटाने से होगी। और दूसरा, तापक्रम वही है, वॉल्यूम वही है, लेकिन अगर हमने मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा दिया तो भी अब इसकी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं है, बिकॉज इट इज फुल्ली सैचुरेटेड, तब भी कंडेंसेशन हो जाएगा। तो टेम्परेचर घटाने से या ह्यूमिडिटी बढ़ाने से दो तरीके से कंडेंसेशन होता है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कंडेंसेशन है ये कितने तरीके से होता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कंडेंसेशन कितने तरीके का होता है? व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन? नंबर वन इज ड्यू, वी ऑल आर फेमिलियर विद, जिसको हिंदी में ओस बोलते हैं। दूसरा जो है वो फ्रॉस्ट, जिसको हिंदी में पाला बोलते हैं। तीसरा जो है फॉग, हिंदी में कोहरा बोलते हैं। तीसरा जो है स्मॉग, हिंदी में कुहासा बोलते हैं। फिर उसके बाद से मिस्ट, हिंदी में जिसको धुंध बोलते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद से क्लाउड, हिंदी में जिसको बादल बोलते हैं। फिर प्रेसिपिटेशन है। तो ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, स्मॉग, मिस्ट एंड क्लाउड, इतना हम लोग आज देखेंगे। प्रेसिपिटेशन जो है, जो वर्षण है, इसको हम नेक्स्ट एक इंडिपेंडेंट टॉपिक में ही पढ़ाएंगे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमारे यहाँ तीन तरीके से बरसात होती है: ओरोग्राफिक रेन, साइक्लोनिक रेन एंड कन्वेंशनल रेन। और फिर हमारे यहाँ प्रेसिपिटेशन के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। हम उनके बहुत से रूप हैं, हम सब लोगों को पता है कि कभी रेनफॉल बोलते हैं, कभी स्नोफॉल बोलते हैं, कभी ड्रिजल बोलते हैं, कभी हेल बोलते हैं, कभी ग्रेन्यूल बोलते हैं, कभी स्लीट बोलते हैं, कभी राइन बोलते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके के प्रेसिपिटेशन भी होते हैं। तो प्रेसिपिटेशन हम एक अलग चैप्टर में बताएंगे। अभी हम जो कंडेंसेशन के डिफरेंट फॉर्म बता रहे हैं, दैट इज ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, स्मॉग, मिस्ट, क्लाउड। ड्यू, ओस। जाड़े के दिनों में जब सवेरे हम जगते हैं और रातें लंबी होती हैं, तो रात जब लंबी होती है तो जो पृथ्वी की सतह होती है, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण ठंडी हो जाती है। जैसे ही पृथ्वी की सतह ठंडी होगी तो टेम्परेचर डाउन होगा, तो जो गैसेज होगी उसका वॉल्यूम क्या होगा? घटेगी। जब टेम्परेचर डाउन हो गया तो गैसेज का वॉल्यूम घटेगा। गैसेज का वॉल्यूम घटेगा तो क्या होगा? कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने बताया कंडेंसेशन दो तरीके से होगा, या तो मॉइस्चर के बढ़ने से, ह्यूमिडिटी के बढ़ने से, या टेम्परेचर के घटने से। तो जैसे ही टेम्परेचर घट गया, वॉल्यूम घट गया, और वैसे ही जो पृथ्वी के अर्थ सरफेस पे जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, जैसे मकान होगी, घास होगी, पेड़ पौधे होंगे, या जो भी चीजें होंगी, उन जगहों पे हम पाएंगे कि ड्यू गिरी हुई है। तो dew is nothing but it is the tiny droplets of water falling on the earth's surface objects. पृथ्वी की सतह की वस्तुओं पे छोटे छोटे जो वाष्प के कण गिरते हैं, उसको हम लोग ड्यू बोलते हैं, पानी के रूप में, जल के रूप में।
अब जो दूसरी चीज है दैट इज द फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्या होता है कि अगर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा कम हो जाए तो जो पृथ्वी की सतह पे स्नोई फ्लेक्स गिरते हैं, जिसको हम लोग इसको ओस बोलते हैं, इसको हम लोग फ्रॉस्ट बोलते हैं. मतलब आप समझिए कि आइस जम गई हो जिस तरीके, उसको हम बोलते हैं पाला. लोग बोलते हैं कि पाला पड़ गया. फॉग क्या है? फॉग इज द हिंदी में इसको कोहरा बोलते हैं. फॉग के साथ खास बात यह है कि ये विजिबिलिटी को एकदम कम कर देता है. ए थिक क्लाउड हम बोल सकते हैं इसको, जो कि एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड होता है अर्थ सरफेस के ऊपर और विजिबिलिटी को कम कर देता है. ये चीज की बड़ी खास बात है कि विजिबिलिटी को फॉग जो है ये 1 किलोमीटर से कम की चीजें या 1 किलोमीटर के आसपास की चीजें फॉग में नहीं दिखाई देती हैं. कभी कभी हमको होता है कि 100-150 मीटर तक की चीजें नहीं दिखाई देती हैं, उसको हम लोग डेंस फॉग बोलते हैं. तो आप ये समझिए कि व्हेन क्लाउड्स आर टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर सस्पेंडेड इनटू द एटमॉस्फेयर जस्ट अबव द अर्थ सरफेस, गिरे नहीं होते हैं लेकिन वो हैंगिंग पोजीशन में होते हैं, जिसके कारण कि कुछ दिखाई ही नहीं देता. आप समझिए जैसे जो बादल है वो जमीन पे आ गए हो एकदम. तो अगर 1 किलोमीटर से कम नहीं दिखाई देता है तो हम फॉग बोलते हैं. डेंस फॉग में हमको 200 मीटर तक की चीजें नहीं दिखाई देती हैं. तो दिस इज नोन एज डेंस फॉग. अब क्या होता है कि जहां पे इंडस्ट्रीज होती हैं उन जगहों पे स्मोक भी होता है, और वो धुआं जो है फॉग में जब मिल जाता है तो उसको हम लोग स्मॉग बोलते हैं. स्मोक प्लस फॉग इज नोन एज स्मॉग. तो ये मेनली इंडस्ट्रियल एरिया में होता है. इससे भी विजिबिलिटी एकदम कम हो जाती है. मिस्ट जो है इसको हम लोग धुंध बोलते हैं, और मिस्ट के केस में व्हेन विजिबिलिटी इज मोर देन 1 किलोमीटर, कि मतलब ये फॉग से थोड़ा सा ऊपर हो गया कि 1 किलोमीटर तक की चीजें जब हमें दिख रही हो तब हम मिस्ट बोलते हैं. तो मिस्ट, फिर फॉग, फिर डेंस फॉग. अब इसके बाद से आता है क्लाउड. क्लाउड इज वेरी इंपॉर्टेंट. और एक चीज और हम बता दें कि ये जितनी चीजें मैं आपको बताया, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, इसमें होता क्या है कि आप ये देखिए वास्तव में ये समुद्र है. इफ दिस इज द सी आर ओशन, तो यहां से इवेपोरेशन हो रहा है. मतलब लैंड से वो चीज इवेपोरेशन के द्वारा कहां चली गई? एटमॉस्फेयर में. एटमॉस्फेयर से फिर कंडेंसेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ, तो कहां पे आ गई? ये सी से कहां गई? एटमॉस्फेयर में. एटमॉस्फेयर से कहां पे आ गई? बरसात हुई तो कुछ सी में चली गई, कुछ लैंड में चली गई. जो लैंड में चली गई वो फिर लैंड से सी में आ गई. इसका मतलब ये जो साइकिल है फ्रॉम ओशन टू एटमॉस्फेयर टू लैंड टू ओशन बाय वेरियस प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन के द्वारा यहां से यहां गया. अब एटमॉस्फेयर से वो लैंड और ओशन में कैसे आया? प्रेसिपिटेशन के द्वारा आया, कंडेंसेशन के द्वारा आया. अब वो लैंड से ओशन में कैसे गया? नदियों के थ्रू गया, तो सरफेस रनऑफ से गया, कुछ जमीन के अंदर चला गया, पर्कुलेशन हो गया, फिर वो ओशन से ये. तो इस पूरी साइकिल को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं. जल चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल सारी प्रक्रियाएं हो जा रही हैं. इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, पर्कुलेशन, इवेपोट्रांसपायरेशन पेड़ों के द्वारा, फिर सरफेस रन ऑफ, फिर इनटू द ओशन. ये पूरी प्रक्रिया इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और एक चीज और बहुत बता दूं, आप लोगों को जान के अच्छा लगेगा कि जलवायु परिवर्तन पे इतनी बात हो रही है, बट थैंक्स टू द नेचुरल सिस्टम कि अभी भी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पे जलवायु परिवर्तन का कोई प्रभाव रिपोर्ट नहीं किया गया है. अब ये जो क्लाउड्स होते हैं, जो बादल होते हैं, जो बरसात कराते हैं, ये क्लाउड को मेनली 4 तरीके से क्लासिफाई किया गया है. नंबर 1 हाई क्लाउड, सेकेंड इंटरमीडिएट क्लाउड, थर्ड लो क्लाउड, एंड फोर्थ जो वर्टिकल तरीके के क्लाउड होते हैं. कुछ कुछ ऐसे भी क्लाउड होते हैं जो वर्टिकल माने जाते हैं. तो जो लो क्लाउड है ये 2 किलोमीटर के नीचे है. जो इंटरमीडिएट क्लाउड है 2 से 6 किलोमीटर के बीच में है. जो हाई क्लाउड है ये 6 किलोमीटर के ऊपर पाए जाते हैं. और फिर फोर्थ हमने बताया कि कुछ ऐसे क्लाउड्स हैं जो वर्टिकल फॉर्म में मिलते हैं, तो इसलिए वो किसी में भी हो सकते हैं. हाई क्लाउड, इंटरमीडिएट क्लाउड, लो क्लाउड.
ये तो एक चार इस तरीके से क्लासिफिकेशन है, वेयर दे आर लोकेटेड, एट विच एलिवेशन दे आर लोकेटेड। दूसरा जो इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्लाउड्स का क्लासिफिकेशन किया है वो चार किया है। नंबर 1 साइरस, सेकंड cumulus, थर्ड स्ट्रेटस एंड फोर्थ निम्बस। ये चार तरीके के क्लाउड हैं, साइरस, कुमुलस, स्ट्रेटस एंड निम्बस। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लाउड हैं ये सारे के सारे, और ये चार भी आप याद रखिए इस तरीके से भी। अब अगर हम एक और क्लासिफिकेशन देखें जो कि जनरली इसमें माना जाता है, उसमें ये किया गया है कि 10 तरीके के क्लाउड बना दिए गए हैं इंटरनेशनली। अब इसमें जो सबसे हाई क्लाउड हैं उसको मान लिया गया साइरस, पहले नंबर पे साइरस को रखा गया। फिर उसके बाद से साइरो स्टेटस एंड साइरो कुमुलस, ये 3 हाई क्लाउड हो गए, साइरस, साइरो स्टेटस एंड साइरो कुमुलस। अगर इनको हम देखें साइरस को, तो साइरस को हम ये बोल सकते हैं कि जो सबसे ऊपर आसमान में फेयर वेदर के समय में मिलते हैं, बर्ड फुट की तरह दिखाई देते हैं, इसको पर्ल क्लाउड भी बोलते हैं। पर्ल क्लाउड फेयर वेदर के समय हाईएस्ट क्लाउड। हमने क्लाउड जब आप लोगों को वो बताया होगा डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो एक नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड भी बताया होगा जो डस्ट के कारण बोलते हैं, बट दीज आर बिकॉज ऑफ द वाटर वेपर, साइरस क्लाउड। फिर साइरो स्ट्रेटस एंड साइरो कुमुलस, इन तीनों को हम हाई क्लाउड में रखते हैं। हाई क्लाउड मींस मोर देन 6 किलोमीटर इन हाइट। अब ये जो तीनों क्लाउड हैं, जो साइरो कुमुलस है, इसके कुछ और मर्केली स्काई भी इसको बोलते हैं, साइरो स्टेटस एंड साइरस, इनके द्वारा जनरली कोई बरसात नहीं होती है। ये जो तीनों क्लाउड होते हैं,